अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान। थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है ये फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स का। फार्म डी सेकंड प्रो लेक्चर नंबर 3 फार्माकोकाइनेटिक्स आज पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब सीरीज़ चल रही है तो हम लाइन वाइज चलेंगे। कुछ टॉपिक बीच में से मैं छोड़ूंगा तो वो एंड पे आपको पढ़ा दूंगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में अच्छे से आपने देख लिया होगा। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो मैंने जैसे पहले भी कहा था, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का मकसद और एब्जॉर्प्शन को पढ़ने का मकसद एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर एब्जॉर्प्शन का पता होगा किसी भी ड्रग का तो हम उसको एडमिनिस्टर्ड उस एब्जॉर्प्शन के रेट के मुताबिक करेंगे। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट डज बॉडी टू अ ड्रग, बॉडी क्या करेगी ड्रग के साथ, तो ये अब हमने पढ़ना है। तो ये चीज़, ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये मेजरली उस बॉडी की सरफेस एरिया, उस एरिया की सॉलिबिलिटी और उस एरिया में टेम्परेचर पीएच से तो इफेक्ट करता ही करता है, लेकिन कुछ मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस करता है और कुछ इजाफी जो एक्चुअल जो उसके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के साथ। तो एब्जॉर्प्शन जब आए तो हमने लिखना क्या है, एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू, कि एब्जॉर्प्शन होता क्यों है, होता क्या है। यूजिंग सूटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सूटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, पीओ रूट हो सकता है और पेरेंटल रूट हो सकता है। पीओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट सी है कि पीओ रूट होता क्या है। उसको नेट पे सर्च कर लें, बेशक आर्टिकल्स पढ़ लें कि पीओ रूट एक्चुअल में है क्या। तो वैसे ऑरल रूट और एक्टल रूट को पीओ कहते हैं, लेकिन पीओ नाम क्यों रखा है, इसकी क्या वजह है। तो टॉपिक पे आते हैं। यूजिंग सूटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग विच इज़ बीइंग, यहाँ पर इस बीइंग का वर्ड है, मतलब कि जो एब्जॉर्ब हो रही हो बाय बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इस फिनोमिना को, इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, इनटू द ब्लड बॉडी, इनटू द ब्लड या सिस्टेमिक सर्कुलेशन बाय अ बॉडी टिश्यू। नोट क्या यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, इफ अ ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब होती ही नहीं ड्रग। एक होता है ना लेट एब्जॉर्ब होना कुछ टाइम बाद, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रही इनटू अ सर्कुलेशन, इट विल नॉट शो एनी डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट। यहाँ पर टू कंडीशंस होती है थेरेपेटिक इफेक्ट शो ना हो। ठीक है, एक तो वो एब्जॉर्ब ना हो, दूसरी वो इनएक्टिव फॉर्म में हो, वो बायो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हो। तो ये दो ही कंडीशन हो सकती है जब थेरेपेटिक इफेक्ट शो ना हो हमें। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन में सब लिखने के बाद मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखना है लाजमी। इसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होती किस तरह है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन असल में होगी किस तरह। तो यहाँ मैं नंबरिंग दे देता हूँ। 4 तरह के मैकेनिक्स है, पैसिव डिफ्यूजन से, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। सबसे पहले तो इन तीनों में जो डिफरेंस है ना, वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये डिफरेंस आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त तो लाजमी नहीं भूलना चाहिए। फिर आता है लास्ट में एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो पैसिव डिफ्यूजन से स्टार्ट लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन जो है वो नॉर्मली, डिफ्यूजन तो आपको पता है, लेकिन पैसिव डिफ्यूजन क्या होती है वो मैं आपको बताया। तो नॉर्मली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब एक जगह कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है, तो उस पर हमें कोई कैरियर, कोई फोर्स, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लगेगी, साइमल्टेनियसली काम हो रहा होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम इट्स लोअर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अ ड्रग। ठीक है, तो इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो रही है। होता क्या है, ड्रग आई आपके स्टमक में, यहाँ पर इंटेस्टाइन में आई, तो इस ड्यूडिनल पार्ट पे एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से इस ड्रग ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में जाना है, तो इस जगह इधर से लेकर इधर तक कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ सरफेस होगी, तो उसमें से बीच में से गुजरना होगा। अब उस गुजरने के अमल को एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और वो किस तरह होगा, पैसिव डिफ्यूजन से, फैसिलिटी डिफ्यूजन से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, ये पीओ रूट या ऑरल रूट में एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी उसमें एब्जॉर्प्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्री एब्जॉर्ब ड्रग ही होगी ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अच्छा, तो ये यहाँ पर सर्कुलेशन में पहुंच गई। अब ये पहुंची कैसे, तो यही मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिपिड बाई लेयर का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल है वो कैसे है। तो जो हमारी लिपिड बाई लेयर है ना, मेम्ब्रेन्स हैं, बॉडी की मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स ऐसे होती हैं, ये ऐसे मेम्ब्रेन। तो इन मेम्ब्रेन्स पे जो है ना, कुछ एरिया हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि लिपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक एक ही बात है, लिपोफिलिक लिपिड लविंग, फैट लविंग। कुछ एरिया लिपोफिलिक होता है, कुछ लिपोफोबिक होता है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग होती है ना, उसका एब्जॉर्ब होने की एक शर्त है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। वो ड्रग होनी तो चाहिए हमारे पास स्मॉल होनी चाहिए, और लिपोफिलिक। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होगी, लिपिड लविंग होगी, तभी तो वो एब्जॉर्ब होगी ना हमारे मेम्ब्रेन से।
हमारी जितनी मेम्ब्रेन्स है बॉडी की, और स्मॉल तो होगी तभी, जाहिर सी बात है। तो कहने का मकसद ये पैसिव डिफ्यूजन के लिए कंडीशन है कि उसमें कैरियर इन्वॉल्व नहीं होगा, ड्रग हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि वो स्मॉल है, क्योंकि वो लिपोफिलिक है। अब ये लिपोफिलिक ड्रग है ना, ये लिपोफिलिक ड्रग है, इसने इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो वो आराम से क्रॉस करते हुए जाएगी बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। तो यहाँ से भी क्रॉस करके ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। तो ये बिल्कुल स्मूथली आपके सामने जो कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू देखते हैं हम, क्योंकि स्मॉल है, क्योंकि लिपोफिलिक है। अगर इन केस यहाँ पर हाइड्रोफिलिक ड्रग होती, हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है और वो बड़ी भी होती, पहली बात अगर हाइड्रोफिलिक होती तो यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर पाती, उसके लिए कुछ कैरियर चाहिए होता है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। जो पैसिव डिफ्यूजन था उसका तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो जाती है। यहाँ पर भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाना है ड्रग ने। यहाँ पर भी जो ड्रग होगी वो यूजुअली लिपोफिलिक ही होती है और स्मॉलर होती है, लेकिन कुछ ड्रग्स के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन से जो ड्रग्स जाती हैं वो वहाँ पर जो थी वो मैंने जिस तरह बताया था लिपोफिलिक थी, यहाँ पर अब होगी हाइड्रोफिलिक। मतलब कि इस ड्रग को कोई ना कोई कैरियर चाहिए है, कोई ना कोई कैरियर रिक्वायर्ड है कि वो यहाँ से गुजरे। अब इस जगह से नहीं गुजर सकती, अंडरस्टूड बात है, इस जगह से ड्रग नहीं गुजर सकती। क्यों? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। अब इस ड्रग को गुजरने के लिए यहाँ से वो बेंड होकर वापस चल जाएगी, अब जहाँ से आई है, जो मतलब कि जीआईटी में जिस तरह मौजूद है वैसी। अगर वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाती है तो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर फैसिलिटेट करता है कि वो अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। हो डिफ्यूजन रही है, हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे हो रही है, लेकिन यहाँ पर कैरियर प्रोटीन यूज होती है और ये प्रोटीन कन्फर्मेशनल चेंजेस करती है ताकि यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके ड्रग को, मॉलिक्यूल को, लाइगेंड को। तो हाइड्रोफिलिक को स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। डायग्रामेटिकली मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दो लेयर्स होती है, एपिकल मेम्ब्रेन होती है और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अब ये एपिकल है या ये बेसोलेटरल है, या ये एपिकल है या ये बेसोलेटरल है, ये भी आपने मुझे बताना है कौन सी एपिकल है कौन सी बेसोलेटरल है। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, थर्ड मैकेनिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पिछले दो पॉइंट्स में हमने फैसिलिटेटिव पढ़ लिया और पैसिव पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात आती है डिफ्यूजन नहीं हो रही यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, ठीक है। इस बार उलट जाना है। अब जब उलट जाना होगा ड्रग को तो यहाँ पर नीड रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? बच्चे कहते हैं एटीपी से आएगी। असल आंसर पता क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी यूटिलाइज करता है हमारा सेल का मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स, वो चैनल्स जो कैरियर्स होते हैं वो इनको रिक्वायर्ड होता है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड होता है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और वो ड्रग यूजुअली वो होती है हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें ही लिख दी हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन का क्योंकि मकसद आ गया ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है और हाई की तरफ जाना है, तो वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकती है, लिपोफिलिक भी। लिपोफिलिक होगी तो वो पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू भी जा सकती है, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक होगी तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और एटीपी की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ेगी। ये एटीपी कैरियर प्रोटीन होती है, ये यूज़ करके पंप करेगी। यहाँ पर यूजली को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कि एक अगर जा रहा है मॉलिक्यूल तो एक निकल रहा होगा, या तो सोडियम निकल रहा होगा, तो ये को ट्रांसपोर्टर्स और ये सारे ट्रांसपोर्टर्स आपने पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में। तो यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी यूजिंग एटीपी। यहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी और ये यूज़ हो जाएगा और ये बन जाएगा एडीपी के अंदर। यही हम पढ़ते हैं शुरू से। तो अब फोर्थ जो है एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जितनी ऊपर मैंने ड्रग की बात की, या तो वो स्मॉल है या तो वो लार्ज है। यहाँ पर एक्सेप्शनली लार्जर जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह वाइटामिन्स बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन उनके लिए एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ज़रूरी होता है। और भी बहुत सी एग्जांपल हैं जो मैंने यहाँ कोट नहीं की, वो आप देख सकते हैं बुक वगैरह में। तो एक्सेप्शनली लार्जर मॉलिक्यूल्स, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स ड्रग जो होती हैं उनको ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ना फैसिलिटेटिव, ना पैसिव डिफ्यूजन चाहिए होती है। उनको मैकेनिज्म चाहिए होता है एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर इन्वेजिनेट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और ड्रग को यहाँ पर अकोमोडेट करने के बाद यहाँ पर आ जाती है ड्रग। फिर यहाँ से ये तो एंडोसाइटोसिस हो गया, फिर होगा एक्सोसाइटोसिस से ये ड्रग यहाँ पर बाहर आ जाएगी और बाहर से सर्कुलेशन में चल जाएगी। तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो यहाँ तक 4 मैकेनिज्म आपको पढ़ा दिए। अब एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स हैं जिन पे एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस करती है, जिन पे एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमाइन करता है या अफेक्ट करता है, तो वो हम अब पढ़ते हैं।
तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन रेट, यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख देगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग एक ही बात है, इन्फ्लुएंस मतलब उसको इन्हेंस कर रही है, अफेक्ट या उसको कम कर रही है। तो सबसे पहले पीएच चेंज है, ब्लड फ्लो है, टोटल सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट टाइम, पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये पूरा अभी तक एब्जॉर्प्शन का लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। पीएच चेंजेस से क्या होता है हमें पता है, ऑल ड्रग्स में एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, या तो वीक एसिडिक होगी या वीक बेसिक होगी। तो अगर पीएच उस एरिया की जहां पर एब्जॉर्प्शन होनी है, जहां जिस बॉडी के टिश्यू में एब्जॉर्प्शन हो रही है, वहां पर पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन वो है एसिडिक, तो वहां पर वीक एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी इजीली, और जहां पर बेसिक है वहां पर वीक बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल वो फॉलो होता है, बुक में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि हमेशा इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन, जहां पर पीएच चेंजेस लो होगी, तो वो आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। ब्लड फ्लो, टोटल सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट टाइम, ये तीनों बहुत ईजी हैं, ये आप समझ लें। ब्लड फ्लो ये अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन है एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अब यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत कम है, तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड फ्लो बहुत रिच है, रिच ब्लड फ्लो होगा, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कहने का मकसद क्या है, ये आपने समझना है इस पॉइंट को, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में ले लेना है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट हाई है, यहाँ पर लो है, क्यों? ब्लड का फ्लो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा। अब हमने एरियाज देखने हैं जहाँ ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। जो टंग के नीचे वाला एरिया ना, जिसको हम सबलिंगुअल सब बकल एरिया कहते हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। कैपिलरी का टफ्ट होता है, ठीक है। वहाँ से हम ड्रग्स को यूजली देते हैं, कुछ ड्रग्स को, एंजाइनल ड्रग्स को देते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा है, और ब्लड फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। वहाँ जीआईटी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया, माइक्रोविलाई, ये हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। अब ये जहाँ जहाँ मौजूद होगी वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया जहाँ ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा। कॉन्टैक्ट टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम की ड्रग कितनी देर तक वहाँ मौजूद है, स्टमक में फूड जो है वो यूजली 4 to 3 आवर्स तक रहता है। तो अगर स्टमक में ड्रग दे दी और स्टमक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसके लिए हम ये वाला रूट देते हैं ताकि कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा हो, एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा हो। अब लास्ट में आता है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे तो आपने पहले से पढ़े होंगे। पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेनल प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो ड्रग को बाहर किसी भी केमिकल एंटिटी को किसी भी केमिकल एंटिटी को सेल से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। ये सेल है, यहां से बाहर निकालने का काम करती है। या तो वो कोई ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है जिसको जरूरी हो निकालना, लेकिन अगर ड्रग अंदर चलेगी उसको भी बाहर निकाल रही, तो यहां पर आता है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। जितना ज्यादा एक्सप्रेशन पी ग्लाइकोप्रोटीन का ज्यादा होगा टिश्यू के अंदर, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो ये सारा जो है लिखा हुआ है लिपन कॉर्ड्स के अंदर। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लें, मैंने खोली हुई बुक, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, यहाँ से लेकर आपने लिखना होगा, ये सारा आएगा इसके अंदर। ये जिस तरह मैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन समझा रहा था, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ड्रग्स के नाम भी मेंशन कर दें तो बहुत बेहतर है, नेट से सर्च करके। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैक्टर्स इफेक्टिंग, यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ, वो आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। सिंपल बातें कि जहाँ पर एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारी एसिडिक ड्रग डिजॉल्व ही होगी। फिर इसके बाद ये सारा, इसमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल कॉन्सेप्ट लेना है। मेम्ब्रेन्स बना ले, डायग्राम्स बना ले, इजी रहेगा। एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, कॉन्टैक्ट टाइम आ गया, सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो, डायग्राम्स बना ले ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद यहाँ इसका एंड हो रहा है बायो अवेलेबिलिटी से ऊपर, तो यहाँ तक आपने सारा लिखना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन की रही हो आप हमेशा कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। नोट्स चाहिए हो फर्स्ट प्रूफ में के, अगर नोट्स चाहिए हो, सेकंड प्रूफ के इनिशियल नोट्स चाहिए हो जो मैंने अभी बना लिए थोड़े बहुत, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।